वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस न्यू चैप्टर। इस चैप्टर में हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम, पूरा इम्यूनोलॉजी और कई सारी डिजीज़ेस के बारे में बात करेंगे। पहले आज हम शुरुआत करते हैं इम्यून सिस्टम से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इम्यूनिटी क्या होती है। वी नो दैट देर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, कई सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, कई फंगस जो होती है, उसके अलावा कुछ प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज के मेंबर्स जो हैं वो ह्यूमन में कई तरह की डिजीज़ेस कॉज करते हैं। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इट हैज़ द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। ऑफ कोर्स ये जो हमारे पास एबिलिटी है डिजीज़ेस से लड़ने के लिए, ये इम्यूनिटी हमें हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम। वी हैव ए डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी: द एबिलिटी ऑफ द होस्ट मतलब जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल है, या पर्टिकुलरली ह्यूमन की बात करेंगे हम तो इम्यूनोलॉजी में, तो यहाँ होस्ट का मतलब ह्यूमन है। द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। कन्फर्ड का मतलब हो रहा है बच्चों की प्रोवाइडेड। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि दैट इम्यूनिटी जो है इज़ प्रोवाइडेड बाय इम्यून सिस्टम। अब हमारे पास इस डेफिनेशन में दो वर्ड है। पहला वर्ड इम्यूनिटी है। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? ये तो डेफिनेशन है। द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो ये जो हमारी पावर है, ये जो हमारी ताकत है, ये जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारी एबिलिटी है डिजीजेस से लड़ने की, उस एबिलिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। और हमें ये इम्यूनिटी देता कौन है? हमें ये इम्यूनिटी जो है ये हमारा इम्यून सिस्टम देता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हम ढूंढने जाएं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ है, तो हमें पता चलेगा कि हमारा माउथ, हमारी टंग, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ है तो भी पता है हमें। हमारी किडनीज, हमारे यूरेटर्स, हमारा ब्लैडर, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहाँ है? हार्ट हो गया हमारा। बॉडी में जितनी भी आर्टरीज, वेन्स, ब्लड, ये पूरा हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। तो सारे सिस्टम्स हमारे सामने पड़े हुए हैं। हमें हमें पता है कि हमारे कौन कौन से सिस्टम किससे बने हुए हैं। जब बात आती है इम्यून सिस्टम पे, तो एकाएक हमें ये समझ में नहीं आता है कि बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम है कहाँ। तो बच्चों, इम्यूनिटी को पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा ये इम्यून सिस्टम बॉडी में है कहाँ, ये किस चीज़ का बना हुआ है। क्योंकि यही इम्यून सिस्टम हमें वो एबिलिटी, हमें वो ताकत देता है कि हम डिजीज़ेस से फाइट कर सकें। तो पहला जो पार्ट हमारा इस चैप्टर का रहेगा, उसमें मैं आपको ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में ही बताऊंगा। तो देखिए, हमारे पास ये अगली जो डेफिनेशन है ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो हमारे पास कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड इम्यून सिस्टम जो है, ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है बच्चों, इट इज़ मेडअप ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, कुछ टिश्यूज़ हैं और कुछ सेल्स हैं, और इसके अलावा कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। टिश्यूज मैं बताऊंगा आपको कौन से हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, सेल्स कौन कौन सी है आपके इम्यून सिस्टम की उनके बारे में भी बात करेंगे, और जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं एंटीबॉडीज़, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एंटीबॉडीज़ के अलावा और भी कई मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। पर पहले एक पॉइंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है वो अपने दिमाग में बिठा लो कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा लिम्फॉइड ऑर्गन्स,
then tissues, cells and some soluble molecules like antibodies. वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और पहले एक बार ब्रीफली हम देख लें कि हमारा इम्यून सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या है। एक फंक्शन तो अभी हमने डिस्कस किया कि इट फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक ये पहला फंक्शन हो जाएगा। इट रिकॉग्नाइजेज फॉरेन एंटीजन्स, रेस्पॉन्ड्स टू दीज एंड रिमेंबर्स देम। रिमेंबर्स देम का मतलब ये हो गया यूँ नहीं कि हाँ मैं तेरे को याद रख लूँगा, देखते हैं क्या कर लेगा, नॉट लाइक दैट। रिमेंबर्स देम का मतलब ये हुआ कि एक बार अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई एंटीजन आपकी बॉडी में गया, तो आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। मैं समझाऊंगा ये इम्यून रेस्पॉन्स कैसे जनरेट करता है, क्या करता है, और आपको उस डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन से लड़ने की एबिलिटी प्रोवाइड करेगा। हो सकता है फर्स्ट अटैक में आप बीमार पड़ें कुछ समय के लिए, वीक हो जाएं या थोड़ा सा फीवर हो जाए, या 8-10 दिन आपके थोड़े से आप उस डिजीज़ से सफ़र करेंगे, बट मीनवाइल इन 8-10 दिनों में हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करेगी। और एक बार अगर इम्यूनिटी डेवलप हो गई किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में, तो कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दो, ये जो इम्यूनिटी होगी ये लाइफ लॉन्ग होगी। मीन्स सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन विद द सेम एंटीजन विल नॉट कॉज एनी हार्म टू योर बॉडी। एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, पहली बार आप बीमार पड़ गए और आपने इम्यूनिटी डेवलप कर ली, तो सेकंड थर्ड टाइम फिर बाद में लाइफ में कभी भी आपको सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन फिर से होता है सेम पैथोजन से, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिमेंबर देम, जो यहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब ये हुआ। तो पहला फंक्शन इम्यून सिस्टम का यही हुआ, इट रिकॉग्नाइजेज फॉरेन एंटीजेंस, रेस्पॉन्ड्स टू दीज एंड रिमेंबर्स देम। दूसरा, हमें जो एलर्जी होती है बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आँखों में ईचिंग हो रही है, पानी आ रहा है, छींकें आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, या स्किन के ऊपर रेड रैशेस हो रहे हैं, ईचिंग हो रही है, ये सारे एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। और मैं आपको पढ़ाऊँगा, एलर्जी भी पढ़ेंगे हम, तो हमें ध्यान रखना है कि एलर्जी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। बेसिकली इट इज़ ए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो एलर्जी होती है इट कम्स अंडर हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम, करेक्ट। ओके, देन ऑटो इम्यून डिजीजेस। कई ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में भी हम जानते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके अगेंस्ट में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस भी मैं कुछ आपको शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। कई सारे एग्जांपल्स ऑटो इम्यून डिजीजेस के हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में भी हमने बात करी है, ग्रेव्स डिजीज़, हाशिमोटोज डिजीज़, है ना। देर इज़ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस, इनके बारे में हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। बट दिस ऑटो इम्यून डिजीजेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाई योर ओन इम्यून सिस्टम, and then the immune system also play important role during organ transplantation। the graft rejection, जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिजेक्ट हो जाता है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, इसे हम ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। दैट ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, ये पॉइंट्स भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर हमें ह्यूमन इम्यून सिस्टम पढ़ना है तो हम शुरुआत करेंगे बच्चों यहाँ से, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। आपको ये देखिए, ये मैंने बना दिया है, ये रेड कलर का गोला बना दिया है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू स्टार्ट कि हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन्स भी डिस्कस करेंगे, टिश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, और बाद में आगे जाके एंटीबॉडीज़ भी डिस्कस करेंगे। वो सब कुछ हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, आपको बड़ा मज़ा आएगा, और आप आई होप कि इम्यूनोलॉजी में मास्टर बनेंगे जब आप ये सारे लेक्चर्स पढ़ लेंगे, तो यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो व्हाट आई वांट टू से कि वी विल स्टार्ट विथ सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ऑब्वियसली जो मेन सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम में है वो हमारे WBCs हैं बच्चों। बिल्कुल क्लियर कर लो
कि इम्यून सिस्टम में कुछ एक स्किन वगैरह को छोड़ दें हम, तो कुछ एंजाइम्स वगैरह को छोड़ दें, पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम जो है हमारा, इट इज़ बेस्ड अपॉन योर WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, योर ल्यूकोसाइट्स, दे आर द मेन सेल्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊँ कि हमारी जो बोन मैरो है बच्चों, है ना, हमारी जो बोन मैरो है, उस बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होती है, स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, जिन्हें हम हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। ये जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, ये प्लूरीपोटेंट सेल्स होती है। प्लूरीपोटेंट सेल्स का मतलब ये हो गया कि दे में डिफ्रेंशिएट इनटू एनी काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। तो आपके ब्लड में जितनी भी तरह की सेल्स है वो अल्टीमेटली इन्हीं हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनती है। ये हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, यानी कि इनका अभी कुछ भी अनडिफ्रेंशिएटेड, इनका भी कोई रोल नहीं है। ये डिवाइड होगी, और क्योंकि ये स्टेम सेल है जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है, तो दे कैन डिवाइड कंटिन्यूअसली, दे कैन डिवाइड कंटिन्यूअसली। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की बता दी। पहली प्रॉपर्टी, दे आर प्लूरीपोटेंट सेल्स, वो किसी भी तरह की ब्लड सेल में कन्वर्ट होगी। अभी ये अनडिफ्रेंशिएटेड है और दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यूअसली, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। बच्चों, बोन मैरो में जब एक हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड होती है तो वो 2 तरह की सेल में कन्वर्ट हो सकती है। एक माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल में कन्वर्ट हो सकती है, दूसरी वो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल में कन्वर्ट होती है। मतलब जब हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड होगी तो उनसे 2 ही तरह की सेल्स बनेगी, एक माइलोइड प्रोजेनाइटर और एक लिम्फोइड प्रोजेनाइटर। हाँ, अब इनका आगे जो फैट है, इनका आगे जो फ्यूचर है वो डिफरेंट है। ये जो हमारे पास माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल्स हैं, ये माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल्स आगे जाके या तो ये बनाती है मेगा कैरियोसाइट, इनसे डिवाइड होकर मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं। एक लार्ज सेल है ये, इस तरह की एक बड़ी सी सेल होती है जिसको हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। इस सेल के फ्रेगमेंटेशन से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस सेल के फ्रेगमेंटेशन से हमारे प्लेटलेट्स बनते हैं। आया समझ में आप लोगों को? तो आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द प्रिकर्सर सेल, तो प्रिकर्सर सेल फॉर प्लेटलेट इज मेगा कैरियोसाइट। प्रिकर्सर का मतलब होता है बच्चों एक सेल जो एंसेस्ट्रल सेल हो, एंसेस्ट्रल या यूँ कहें कि जो पेरेंट सेल होगी उसको हम प्रिकर्सर सेल बोलेंगे। एंसेस्ट्रल नहीं कहना चाहिए। जो प्रिकर्सर सेल होगी वो बेसिकली पेरेंटल सेल होती है। तो जो मेगा कैरियोसाइट है, इसके टूटने से, इसके फ्रेगमेंटेशन से प्लेटलेट्स बनते हैं। और मेगा कैरियोसाइट किससे डेवलप होती है? मेगा कैरियोसाइट माइलोइड प्रोजेनाइटर से डेवलप होती है। सिमिलरली इन्हीं माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल से हमारे आरबीसीज भी बनते हैं, और इन्हीं माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल से हमारे पास तीसरी तरह की और सेल्स बन रही है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। बच्चों, ये जो चारों सेल्स हैं ये बेसिकली एक तरह के WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, करेक्ट। फिर हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी और है, इधर ध्यान दो, लिम्फोइड प्रोजेनाइटर्स। जो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर होते हैं, इनके डिवाइड होने से 3 तरह की सेल्स बनती है, और ये तीनों लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक इनमें बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, दूसरे टी लिम्फोसाइट्स, और तीसरे NK सेल्स। NK सेल्स का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल्स। आया समझ में आपको? वेरी गुड। तो अल्टीमेटली ये जो तीनों सेल्स हैं हमारे पास, ये भी एक प्रकार के WBCs ही हैं, वाइट ब्लड सेल्स ही हैं, ल्यूकोसाइट्स ही हैं ये। तो अब आपसे पूछा जाए कि ल्यूकोसाइट्स किससे बनते हैं? लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से बनते हैं, माइलोइड प्रोजेनाइटर से बनते हैं। तो फिर आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं, ये तो माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल से बनते हैं,
और जो 3 तरह के लिम्फोसाइट्स हैं हमारे पास, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, एन के सेल्स। आप लोगों ने बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में सुना होगा, एन के सेल्स के बारे में नहीं सुना होगा, तो आज से अब याद रखेंगे कि दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोसाइट्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं हम उन्हें, और ये भी एक तरह के WBCs होते हैं। हाँ, इरिथ्रोसाइट्स का प्रोजेनाइटर माइलोइड प्रोजेनाइटर है। मेगा कैरियोसाइट्स किससे बनते हैं? वो भी माइलोइड सेल से बनते हैं। तो यहाँ आपने देख लिया होगा कि मैंने लगभग सभी तरह के WBCs की बात कर ली है। हाँ, सभी तरह के ब्लड सेल्स की बात कर ली। आपको पता रहना चाहिए प्लेटलेट्स कहाँ से बनते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ये हमारे पास 2 मेजर सेल्स हैं, एक लिम्फोइड प्रोजेनाइटर और एक माइलोइड प्रोजेनाइटर। इन्हीं सेल से अल्टीमेटली आपके सारी ब्लड सेल्स बनती है। और ये दोनों किन से बनती है? ये दोनों बनती है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। कहाँ होती है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स? तो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है वो आपकी बोन मैरो में होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जिसे हम हीमोपोइसिस कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं, द फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of blood cells which takes place in bone marrow। करेक्ट। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों हम, और सबसे पहले बात करता हूँ मैं WBCs या ल्यूकोसाइट्स की। इनके बारे में डिस्कशन करना तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि यही अल्टीमेटली वो सेल्स है जिनसे आपकी इम्यूनिटी बनती है, जो पूरा इम्यून सिस्टम बनता है। तो बिना इनको ढंग से पढ़े हम आगे इम्यूनोलॉजी नहीं कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से WBCs हैं, उनके फंक्शंस क्या है। ध्यान रखें बच्चों, वापस एक बार ऊपर आ जाता हूँ, तो यहाँ बता देता हूँ। प्लेटलेट्स प्ले रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, इरिथ्रोसाइट्स प्ले रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और अब बचे हुए जितने भी WBCs हैं ये दे प्ले अ रोल इन इम्यून सिस्टम। ये जो हमारे पास WBCs होती है बच्चों, ये WBCs मेनली 2 तरह की होगी, तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक हमारे पास होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरे हमारे पास हैं agranulocytes। So we have 2 types of WBCs, granulocytes, agranulocyte। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि what is the total WBC count, total leukocyte count in your blood। तो ये बच्चों 6000 to 8000 पर mm³ है। तो काउंट पता होना जरूरी है हमारे लिए। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं हम, TLC का मतलब होता है, और इसकी वैल्यू है 6000 to 8000 पर mm³। अब हमारे पास जितने भी WBCs हैं, जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं, इनको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक हमारे पास हो गए ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे हमारे पास हो गए एग्रेन्युलोसाइट्स। लेट्स टॉक अबाउट ग्रेन्युलोसाइट्स फर्स्ट, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं बच्चों, इनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स को। पहले मैं एक बात बता देता हूँ, और वो ये कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनमें 3 खास बातें। अगर आप किसी भी ग्रेन्युलोसाइट को देखते हो तो एक तो ये कि उनका जो न्यूक्लियस होगा उसका शेप बिल्कुल वेरिएबल शेप होता है, अलग अलग तरह के इनके शेप होते हैं। और दूसरा ये कि आपको इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। तो हमने इनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहा क्यों? इसी वजह से कहा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। सबसे पहली चीज़ कि ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। दूसरा, जो न्यूक्लियस होता है वो वेरिएबल शेप का होता है। और
इस कारण इन ग्रेन्युलोसाइट्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये नाम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट नेम वी आर गिविंग देम, यहाँ ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ मैं ग्रेन्युलोसाइट्स के यहाँ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, इन्हीं का नाम है ग्रेन्युलोसाइट्स का ही, और शॉर्ट में हम इनको क्या कह रहे हैं, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। करेक्ट। अब ये जो PMNL है, कितनी प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, इनकी मैंने 2 प्रॉपर्टीज बताई। पहला, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, और दूसरा जो वेरिएबल शेप का इनका न्यूक्लियस होता है। करेक्ट। बच्चों, ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये हमारे पास 3 तरह के होंगे। पहले होंगे न्यूट्रोफिल्स। फर्स्ट कैटेगरी जो होगी वो होगी न्यूट्रोफिल्स। इन न्यूट्रोफिल्स का जो काउंट होता है बच्चों, वो 60 से 65% होगा। और अगर आप इनका न्यूक्लियस देखेंगे तो इनके न्यूक्लियस में आपको कई सारे लोब दिखाई देंगे, कई सारे लोब इस तरह से दिखाई देंगे। तो इस प्रकार का इनका न्यूक्लियस होता है। और एक काम और करते हैं, हम इसका ये पार्ट हटा रहा हूँ और मैं ये जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका जो शेप है वो भी इस तरह से अमीबा की तरह वेरिएबल शेप है, न्यूट्रोफिल। और ये रहा इनका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हमें कई सारे ग्रेन्यूल्स भी दिखाई देंगे। ध्यान रखें, परसेंटेज मैंने बता दिया इनका 60 to 65% होते हैं। न्यूट्रोफिल की पहली प्रॉपर्टी ये रहेगी बच्चों कि दीज आर फेगोसाइटिक सेल्स। दीज आर फेगोसाइटिक सेल्स, यानी कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर बॉडी में एंटर करेगा तो ये उनका फेगोसाइटोसिस करती है। ये सूडोपोडिया बनाएगी और सूडोपोडिया बना के जो भी बैक्टीरिया वायरस होगा उसको अंदर ले लेगी, एंडोसाइटोस कर लेगी, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, याद रखें मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको याद रखना है, विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स इट डाइजेस्ट एंड डेस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल, जो भी बैक्टीरिया है या वायरस है या एंटीजन है उसको डेस्ट्रॉय करेगी। न्यूक्लियस इनका जैसा कि आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस में मल्टीपल लोब्स होते हैं। न्यूक्लियस में मल्टीपल लोब्स हैं। करेक्ट, ये एक तरह की सेल हो गई। अब दूसरी तरह की सेल पर आते हैं हम, और वो है एसिडोफिल्स। मैं ये सब किन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। जो एसिडोफिल्स होते हैं उन्हें एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज इओसिनोफिल्स। तो 2 नाम हो गए इनके। अगर आप किसी सेल को देखेंगे तो ये भी, इनमें भी फेगोसाइटोसिस की कैपेसिटी होती है पर सिग्निफिकेंट नहीं है। और ध्यान रखें इसका न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होगा इनका उसमें शार्प डिवीजन के साथ 2 लोब होंगे। तो बाई लोब्ड होगा, इस तरह का इनका न्यूक्लियस होगा, बाई लोब्ड न्यूक्लियस है। इनका काउंट परसेंटेज जो है वो मैं बता देता हूँ आपको पहले। दे आर प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ 2 to 3%। ये जो मैं परसेंटेज आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये टोटल WBCs का बता रहा हूँ। कि जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि वी हैव गॉट 6000 to 8000 WBCs, तो आउट ऑफ 6000 to 8000 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स होंगे। तो इसका मतलब हमारे WBCs में जो सबसे ज़्यादा WBCs होंगे वो मोस्ट न्यूमरस जो होंगे वो न्यूट्रोफिल्स होंगे। एसिडोफिल्स का परसेंटेज जो है वो 2 to 3% है आउट ऑफ टोटल WBCs। एसिडोफिल्स को एक और नाम से जानते हैं हम, एसिडोफिल्स। रीज़न कि इनके ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हमें अंदर दिखाई देते हैं, इनमें भी ग्रेन्यूल्स होंगे। दे कैन बी स्टैंड, ग्रेन्यूल्स कैन बी स्टैंड, इनको हम जब लैब में स्टैन करते हैं विथ एसिडिक डाइज, तो इसीलिए इनको नाम जो पड़ा है
वो भी एसिडोफिल्स पढ़ा, क्योंकि इनको हम एसिडिक डाई से स्टेन कर सकते हैं। और एक ऐसी ही एसिडिक डाई का नाम है ईओसिन। तो लैब में ईओसिन से बड़ी आसानी से हम इनको स्टेन कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर गिवन नेम ईओसिनोफिल्स। अब आते हैं बच्चों इनके फंक्शंस पे, ध्यान से सुनना। जो एसिडोफिल्स हैं, इनका पहला फंक्शन, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि दे फाइट अगेंस्ट लार्ज पैरासाइट्स। दे फाइट अगेंस्ट लार्ज पैरासाइट्स। पर्टिकुलरली लार्ज पैरासाइट्स तो कौन होते हैं बच्चों? एग्जाम्पल हेलमिन्थ्स। जो हेलमिन्थ्स हैं उनसे लड़ने का काम एसिडोफिल्स करता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई बॉडी में आपके ये वर्म कोई अंदर घुस गया बॉडी में, है ना, ये कोई वर्म है, पैरासाइट है, तो फिर हमारे ये जो इओसिनोफिल्स होंगे ये वहाँ उसके चारों ओर इस तरह से अरेंज होंगे और कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, जिससे उस पैरासाइट की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी, डेस्ट्रॉय हो सकती है। तो यहाँ पर ये कौन हुआ? ये वर्म हुआ है, पैरासाइट हो गया कोई भी, और ये हमारे इओसिनोफिल्स हो गए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये इओसिनोफिल्स हैं, दे ऑल्सो, इसका दूसरा फंक्शन बता रहा हूँ मैं, दे प्ले अ रोल इन एलर्जी। तो भूलना नहीं है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर किसी को एलर्जी हो रही है तो मान के चलिए कि उसका इओसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ आएगा। तो डॉक्टर दो कंडीशन में इओसिनोफिल काउंट बढ़ेंगे, या तो बॉडी में कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो उस वजह से भी इओसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ आएगा, या फिर बॉडी में किसी बॉडी में आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, तो ऐसे में भी अगर ब्लड टेस्ट कराया जाएगा तो आपका इओसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ आएगा। ये जो 2 to 3% है, इससे ज़्यादा ही आएगा। 2 to 3% तो नॉर्मल काउंट है ना। और इस कंडीशन को इंक्रीज्ड काउंट जो होता है ऑफ इओसिनोफिल्स, तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म है इंक्रीज काउंट ऑफ इओसिनोफिल्स। तो हमारे पास एक टर्म है इओसिनोफिलिया। इसका मतलब ये हो गया कि उस पर्सन का इओसिनोफिल काउंट अभी बढ़ा हुआ आ रहा है। और किन दो कंडीशंस में ब्लड में इओसिनोफिल का काउंट बढ़ता है? तो पहला, अगर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, या फिर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी हो रही है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एलर्जी में इओसिनोफिल्स का इम्पोर्टेंट रोल है। और रही बात एलर्जी कैसे होती है, क्या है वो, तो जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ ही रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ सेल, एंड दैट इज योर बेसोफिल्स। तीसरी तरह की जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं हमारे पास, वो है बेसोफिल। इनका काउंट सबसे कम होता है, ये 0.5 से 1% का ही होते हैं। और इनकी जो साइज़ है वो भी बच्चों आउट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी स्मॉलेस्ट साइज़ है। सभी डब्ल्यूबीसीज में सबसे छोटी साइज़ जो है वो बेसोफिल की है, और सबसे कम काउंट जो है वो भी बेसोफिल्स का है। बच्चों, ये जो बेसोफिल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 तरह के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं बेसोफिल्स। एक ये रिलीज़ करते हैं हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले, और अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ये 4 चीज़ें हो रही है, कौन सी 4 चीज़ें? पहली, एडिमा यानी स्वेलिंग, है ना, वहाँ पर वो जो एरिया है वो गर्म हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा कलर जो है वो रेड हो गया है, और उस जगह पर पेन, दर्द भी हो रहा है। तो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इन्फ्लेमेशन के। इन्फ्लेमेशन भी मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटेल में। अभी एक बार ध्यान रखें, इन्फ्लेमेशन के लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है? इन्फ्लेमेशन के लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है वो हिस्टामाइन है। और ये ध्यान रखें कि हिस्टामाइन किससे रिलीज़ होता है? तो हिस्टामाइन जो है वो बेसोफिल्स से रिलीज़ होता है। एक दूसरा जो है, इससे सीरोटोनिन रिलीज़ होता है। सीरोटोनिन ध्यान रखें, सीरोटोनिन का जो दूसरा एक और नाम है, भूलना नहीं है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन।
ये सीरोटोनिन का दूसरा नाम है, शॉर्ट में हम इसे 5-HT कहते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सीरोटोनिन इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। तो ये जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है, इसी ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से सीरोटोनिन बनता है। ठीक है। इसके अलावा आपको और यहाँ मैं याद दिला देता हूँ कि जो हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन है वो भी ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से ही बनता है। एक क्लू आपके दिमाग में रख लें, जो दोनों टोनिन है, सीरोटोनिन और मेलाटोनिन, बोथ आर डेराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ओके। और सीरोटोनिन का फंक्शन क्या होता है? तो सीरोटोनिन का जो फंक्शन है वो ये है बच्चों कि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। अगर कहीं चोट लग जाती है और वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उन ब्लड वेसल्स को वहाँ पे उस एरिया में नैरो कर दिया जाता है, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है? ताकि वहाँ पर ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाए और ब्लीडिंग कम हो जाए। तो जब भी किसी मेजर कोई आर्टरी या वेन में कट लगेगा तो वहाँ जो सेल्स होगी वो सीरोटोनिन का सिक्रीशन करेगी, जिससे ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने का जो प्रोसेस है उसे हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। सीरोटोनिन इज ए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर और इस तरह से उस एरिया में ब्लीडिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ इन्फ्लेमेशन में आपको वैसे पढ़ाने वाला हूँ आगे, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उस एरिया के ब्लड वेसल डायलेट होते हैं। तो जो हिस्टामाइन है इट इज़ ए वैसो डायलेटर। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। हिस्टामाइन वैसो डायलेटर होता है और सीरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। बोथ दीज टू केमिकल्स आर सिक्रेटेड बाय बेसोफिल्स। अपार्ट फ्रॉम these two chemicals there is another chemical that is called heparin is also secreted from basophil cells। और आपको पता होना चाहिए कि जो हिपेरिन है इट इज़ ए एंटी कोएगुलेंट। ये ब्लड का जो क्लोटिंग का प्रोसेस है उसे रोकता है। इट इज़ एन एंटी कोएगुलेंट हिपेरिन, है ना। और केमिकली बाय नेचर क्या है? तो हिपेरिन इज़ ए, आपको ध्यान रखना है, इट इज़ ए हिटरो पॉलीसैकेराइड। इट इज़ ए heteropolysaccharide। it is a glycosamine glycan, ग्लाइकोजअमीन ग्लाइकेन की कैटेगरी में आता है। करेक्ट बच्चों। तो देर आर 3 केमिकल्स विच आर सिक्रेटेड बाय बेसोफिल्स। और एंड में हम एक नोट डाल देते हैं यहाँ पर कि मेन फंक्शन आपको इसका क्या रहेगा। तो मेन फंक्शन आपको याद रखना है बेसोफिल्स का, दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन कर देते हैं अभी। करेक्ट बच्चों। तो अभी हमने सिर्फ 3 तरह की सेल्स की बात करी है। ग्रेन्युलोसाइट्स में जो 3 तरह की सेल्स आ रही है हमारे पास, एक न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। मैंने इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बेसोफिल का हमने शेप नहीं बनाया, तो चलो अभी बना देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि बेसोफिल जो हैं छोटी सेल्स होती है और इनका जो न्यूक्लियस है वो हल्का सा, इनका भी बाइलोब्ड होता है, इस तरह का इनका न्यूक्लियस होता है। ये इस तरह का शेप दिखाई देगा, बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से इसमें कर्व होता है। और बाकी मुझे इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स तो बनाने ही है। और ये ग्रेन्यूल्स कौन से केमिकल के होंगे? तो अभी आप बता सकते हो कि ये जो ग्रेन्यूल्स या तो हिपेरिन के होंगे या सीरोटोनिन के होंगे या हिस्टामाइन के होंगे। बच्चों, ऐसी कौन सी सेल से कनेक्टिव टिश्यू की जो बेसोफिल्स के कंपेरेबल है? तो जो काम बेसोफिल्स करती है वो ही काम मास्ट सेल्स भी करती कनेक्टिव टिश्यू में। तो नीचे हम एक नोट और डाल देते हैं यहाँ पे कि मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर सिमिलर टू बेसोफिल्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड में जो काम बेसोफिल्स करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में वही काम मास्ट सेल्स करती है। ओके बच्चों, नाउ कम टू द सेकंड कैटेगरी, दैट इज ए ग्रेन्युलोसाइट्स।
हमारे पास 3 तरह के ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं बच्चों, उनके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट्स। पहली जो सेल है हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट में, वो हो जाएगी मोनोसाइट्स। दूसरी हो जाएगी लिम्फोसाइट्स। 3 तरह के नहीं हैं, 2 ही तरह के हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब क्योंकि अब हमारे पास यहाँ जगह नहीं बची हुई है, हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स को अलग से डिस्कस करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट, थोड़ा नीचे जाएं हम, उससे पहले एक बात मैं बता देता हूँ कि इनमें जो सेल्स हैं वो गोल रहेगी, और जो न्यूक्लियस होगा वो भी ऑलमोस्ट गोल ही होगा, और उसमें मल्टीपल शेप जो हैं वो नहीं मिलेंगे हमें। एंड दैट इज़ वाई जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उन्हें हम मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ओके बच्चों, तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स थे उन्हें हमने यहाँ नाम लिखा है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पीएमएनएल कहते हैं। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उन्हें हम मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि इनके सब में न्यूक्लियस का शेप जो है वो एक जैसा ही है। मैं अब इस बारे में अभी न्यूक्लियस के बारे में अब हम यहाँ बात नहीं करेंगे। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होंगे इसमें मोनोसाइट्स, चलो हम नीचे ही ले लेते हैं इनको, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह तो है नहीं, तो हम यहाँ अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये पार्ट। तो चलिए हम अब बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। तो बच्चों हमारे पास जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया 2 तरह के हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। एक हमारे पास मोनोसाइट्स हैं और दूसरी तरफ हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं हम मोनोसाइट्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट दिस मोनोसाइट्स। इनका जो परसेंटेज होगा आउट ऑफ टोटल हमारे पास जो WBCs हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% हैं, इओसिनोफिल्स 2 to 3% है, बेसोफिल्स 0.5 to 1% है। जो मोनोसाइट्स होते हैं वो हमारे पास 6 to 8% होते हैं। तो ये इनका परसेंटेज रहेगा 6 to 8% ऑफ टोटल WBCs। ऑफ टोटल ब्लड सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, टोटल WBCs की बात कर रहे हैं। जो 6000 से 8000 हमारे पास WBC काउंट है उनमें से ये परसेंटेज है। कई बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बच्चों जो मोनोसाइट्स होते हैं वो भी बिल्कुल न्यूट्रोफिल्स की तरह फेगोसाइटिक सेल्स होती है। सो देयर मेन फंक्शन इज़ फेगोसाइटोसिस। कोई भी बैक्टीरिया वायरस आएगा तो उनका फेगोसाइटोसिस करते हैं। लेकिन अब यहाँ आपको मैं कुछ मोनोसाइट्स के बारे में इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूँ, वो आप ध्यान रखना। कि जैसे ये हमारे पास कोई ब्लड वेसल है, कोई ब्लड कैपिलरी है, ये है ना, ब्लड कैपिलरी है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड कैपिलरी होती है उसकी वॉल बड़ी थिन होती है, सिंगल सेल थिकनेस होती है वहाँ, करेक्ट। तो ये क्या बनाया मैंने, ये एक ब्लड कैपिलरी बनाई है और ये पूरा इसमें प्लाज्मा वगैरह है। और ये बाहर वाला जो एरिया है हमारा पास, ये मान लीजिए कोई टिश्यू है ना। टिश्यूज़ में सेल्स तो होती है, ओके। तो ये टिश्यू में कोई भी किसी भी तरह की सेल्स है। और ध्यान से सुनिए कि ये हमारे पास यहाँ जो बड़ी सी सेल मैंने बनाई है, ये मोनोसाइट्स बना रहा हूँ मैं। बाकी सेल्स भी सारी हैं, लेकिन मुझे अभी बाकी सेल से क्या लेना देना, तो मैं बाकी की जो सेल्स हैं उनको अभी नहीं बना रहा हूँ। सो दीज आर बेसिकली मोनोसाइट्स। ध्यान से सुनिएगा आप, ये बोन मैरो से बन के आती है और बोन मैरो से बन के आने के बाद ये ब्लड में फेगोसाइटोसिस का काम करेंगे। तो बोन मैरो से ये ब्लड में आ गई है, इन्हें हमने मोनोसाइट्स कहा है। बच्चों ये जो मोनोसाइट सेल्स होती है, ये यहाँ ये जो गैप होता है इन कैपिलरीज में, छोटे छोटे हमने बहुत बड़े बना दिए, लेकिन इतने बड़े तो हम नहीं बना के चलते हैं, थोड़े छोटे कर देते हैं इन गैप्स को। लेकिन बच्चों ये वर्ड आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर इन कैपिलरीज की जो वॉल होती है वहाँ
वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे गैप होते हैं, और हमारे सभी तरह के WBCs, चाहे न्यूट्रोफिल्स हो, ईओसिनोफिल्स हो, बेसोफिल्स हो, ये ब्लड से बाहर निकल सकते हैं, मोनोसाइट्स भी बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो मोनोसाइट्स हैं, ये जब यहाँ से ऐसे सूडोपोडिया बना के ऐसे बाहर निकलेगी, यूँ इस तरह से अपने आप को स्क्वीज़ करके, देखो मैं बता देता हूँ, ये इस तरह से अपने आप को स्क्वीज़ करके इस तरह से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और ये फाइनली जो है पूरी की पूरी इस तरह से यहाँ बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए एक बड़ी सी सेल है, साइज़ में थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ, बड़ी ही है, इनका साइज़ भी बड़ा ही है, तो इनको बड़ा बनाना ज़रूरी है हमारे पास। देखो अब आपने क्या देखा कि ये जो मोनोसाइट है ये बाहर टिश्यू में आ गई है ना। टिश्यू में जो सेल्स हैं उनको, बाकी की सेल्स को मैं अभी हटा देता हूँ, मुझे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इन सेल्स को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। आप अपने डायग्राम में आप बनाएंगे एक प्रॉपर डायग्राम, जैसा मैं बना रहा हूँ उसी तरह का डायग्राम बना के रखेंगे। इन चीज़ों को याद भी रखना है आपको। हाँ, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सेल बाहर आ गई है, इस सेल को हम मैक्रोफेज कहेंगे। समझ में आ गया आपको? तो ये वही सेल है जो ब्लड में थी। जब ये ब्लड में थी तो इसका नाम मोनोसाइट है। तो मोनोसाइट नाम जो रहता है, व्हेन इन ब्लड, हम इन्हें मोनोसाइट कहते हैं। और जब ये टिश्यूज़ में आ जाएगी, व्हेन इन टिश्यूज़, तो अब इसका नाम हो जाएगा मैक्रोफेज। ठीक है बच्चों, सभी तरह की सेल्स बाहर आ सकती है, सभी तरह के WBC। RBC नहीं आते हैं, प्लेटलेट्स भी बाहर नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं प्लेटलेट्स, तो वो तो क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये जितनी भी तरह के हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड में भी रहती है और ब्लड से ये बाहर टिश्यूज़ में भी आ जाती है। लेकिन इनके सभी के जो नाम होंगे वो ब्लड में और टिश्यूज़ में सेम रहेंगे। सिर्फ मैक्रोफेजेस या ये जो मोनोसाइट्स हैं, दे आर गिवन 2 डिफरेंट नेम्स व्हेन इन 2 डिफरेंट लोकेशंस। जब वो ब्लड में होती है तो हम इन्हें मोनोसाइट्स कहते हैं, और ये जब ब्लड से बाहर निकलती है, कहाँ निकलेगी, कैपिलरीज की जो वॉल है उसके थ्रू ये इस तरह से बाहर निकल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बाहर निकलने का जो प्रोसेस है, इसको बच्चों हम डायपिडेसिस कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायपिडेसिस। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, ये जो मैक्रोफेज है, मैक्रो इसलिए बोला क्योंकि इसकी साइज़ जो है थोड़ी बड़ी है। 2 तरह की फेगोसाइटिक सेल्स हैं हमारे पास। थोड़ी देर पहले मैंने आपको न्यूट्रोफिल्स के बारे में भी यही बताया था कि वो फेगोसाइटिक सेल्स है, और उसके अलावा जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो भी बच्चों फेगोसाइटिक सेल्स ही होती है। तो डिफरेंस दोनों में क्या रहेगा, मेन डिफरेंस साइज़ का रहेगा। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनकी साइज़ छोटी होती है, और ये जो मोनोसाइट्स हैं इनका साइज़ बड़ा होता है। जब मोनोसाइट्स टिश्यूज़ में पहुंचेंगे तो हम इन्हें मैक्रोफेज के नाम से जानेंगे। अब टिश्यूज़ में जाने के बाद इस मैक्रोफेज के 2-3 फैट होते हैं, ध्यान से सुनना। या तो ये टिश्यू में जाके फिक्स हो जाएगी, किसी भी ऑर्गन में पहुंची है तो उस ऑर्गन में जिस जगह पर ये बाहर पहुंचेगी वहाँ उसी ऑर्गन के टिश्यूज़ में फिक्स हो जाती है। तो अगर ये फिक्स हो जाएगी तो हम इसे फिक्स्ड मैक्रोफेज कहेंगे, फिक्स्ड मैक्रोफेज कहेंगे। समझ में आया आपको? ये वहाँ पर जाने के बाद मूवमेंट नहीं करेगी, ये एक ही जगह पर पड़े रहेंगे। इन्हें हम फिक्स्ड मैक्रोफेज भी कहेंगे, या हम चाहें तो इन्हें रेजिडेंट मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। रेजिडेंट मैक्रोफेज, रेजिडेंट आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ये वहीं पड़े रहेंगे, दैट इज़ वाई दे आर गिवन नेम रेजिडेंट मैक्रोफेजेस। अलग अलग ऑर्गन्स में इन फिक्स्ड मैक्रोफेजेस या रेजिडेंट मैक्रोफेजेस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, लंग्स में हम इन्हें डस्ट सेल्स के नाम से जानेंगे। कहाँ पे? लंग्स में हम इन्हें डस्ट सेल्स के नाम से जानेंगे। और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे हम इन्हें हिस्टियोसाइट्स कहेंगे, हिस्टियोसाइट्स इन डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज़, वहाँ पे हम इन्हें हिस्टियोसाइट्स के नाम से जानेंगे। लीवर में हम इन्हें कुफ्फर सेल्स के नाम से जानेंगे। इन लीवर दे आर नोन एज कुफ्फर सेल्स। सिमिलरली किडनी में हम इन्हें मिजेनगियल सेल्स कहेंगे, मिजेनगियल सेल्स इन किडनी। और ब्रेन में हम इन्हें माइक्रोग्लिया कहेंगे, माइक्रोग्लिया इन ब्रेन। और बोन्स में हम इन सेल्स को ऑस्टियोक्लास्ट के नाम से जानेंगे,
ओस्टियोक्लास्ट इन बोन्स। तो ये सब जो हैं बच्चों हमारे पास कोई अलग अलग नहीं है, एक मैक्रोफेजेस हैं। ये उस ऑर्गन में पहुंचेंगे और उस ऑर्गन में पहुंच के किसी एक प्लेस पे फिक्स हो जाएंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। तो फिर ये अपना काम कैसे करेंगे बच्चों? तो ये बैक्टीरिया के पास नहीं पहुंचेंगे। बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन या कोई भी डेड सेल्स है वो इसके पास जैसे ही पहुंचेगी तो ये उनका फेगोसाइटोसिस करेंगे। इज दैट क्लियर? देन देर इज अनदर पॉसिबल फेट कि ये वहां पहुंचने के बाद मूवमेंट करते रहें। तो अगर ये मूवमेंट करते रहेंगे तो हम इन्हें सर्क्यूलेटिंग मैक्रोफेजेस कहेंगे। सर्क्यूलेटिंग मैक्रोफेजेस कहेंगे। तो ये दूसरा फेट हो गया। पहला फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, दूसरा ये क्या बन सकते हैं? सर्क्यूलेटिंग मैक्रोफेजेस। सर्क्यूलेटिंग मैक्रोफेजेस मूवमेंट करते रहेंगे उस ऑर्गन में, उस टिश्यू में, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप बच्चों, देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि ये जो मोनोसाइट्स हैं ये टिश्यूज़ में पहुंचने के बाद एक स्पेशल सेल में कन्वर्ट होती है। उस स्पेशल सेल को हम डेंड्राइटिक सेल कहेंगे। तो डेंड्राइटिक सेल का फंक्शन मैं आपको आगे जाके बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं। बस आपको ध्यान रखना है कि दे डेवलप्स फ्रॉम मोनोसाइट्स, उन्हीं से ये बनते हैं। थर्ड हमारे पास टाइप हो जाएगा डेंड्राइटिक सेल। मैं ब्रीफ में एक बार इसका फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। ये टिश्यूज़ में ही मिलेगी, रहती वहीं टिश्यूज़ में है जहाँ मैक्रोफेजेस है, वहीं पर ये भी रहेगी डेंड्राइटिक सेल्स। पर वहाँ जो टिश्यू फ्लूइड होता है ये उसको फेगोसाइटोसिस से उसकी कुछ क्वांटिटी को कंटिन्यूसली, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस टिश्यू फ्लूइड में कोई बैक्टीरिया है, वायरस है या बाहर से, बस इनका एक ही काम होता है कि उस टिश्यू फ्लूइड को स्वीप करना, उसकी कुछ क्वांटिटी को फेगोसाइटोसिस से अपने अंदर ले लेना है। तो जब उस टिश्यू फ्लूइड को ये अंदर लेगी तो उसके साथ उस टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन अगर कोई है तो, नहीं होगा तब भी इनका ये काम कंटिन्यूसली ऐसे ही चलेगा। they keep on collecting some quantity of tissue fluid from the tissues। और अगर उस समय कोई इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर, तो जब ये उस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करती है तो उसके साथ बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन भी आ जाएगा। और उसके बाद उस बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन को ये थोड़े मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, ब्रीफ में बता रहा हूँ। जो भी बैक्टीरिया, वायरस इन्होंने उसको एनगल्फ किया है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी प्रोसेसिंग करती है। वो प्रोसेस मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये उसकी प्रोसेसिंग करके एक आगे जाके बताने वाला हूँ मैं, टी हेल्पर सेल्स, ये उनको उस एंटीजन को प्रेजेंट करती है। आई रिपीट, the main function of dendritic cells is to collect bacteria, virus, antigen from the tissue fluid, then to process that antigen। processing में क्या करना होगा? उसके टुकड़े करने होंगे, और after that presenting that एंटीजन टू द टी हेल्पर सेल, है ना। तो बेसिकली जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये, इन्हें हम प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहेंगे। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहेंगे। एंटीजन प्रेजेंटेशन, टी हेल्पर प्रेजेंट किसको करना है, एंटीजन किसको जाके प्रेजेंट करना है? तो प्रेजेंट इट इज द एंटीजन इज प्रेजेंटेड टू, द एंटीजन इज प्रेजेंटेड टू टी हेल्पर सेल्स। तो आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दीज थिंग्स। बड़ी मज़ेदार है, आपको इम्यून सिस्टम पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस चैप्टर। अभी हम ब्रीफली बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं दे ऑल्सो डेराइव्स फ्रॉम मोनोसाइट्स। इज दैट क्लियर? और कई बार कुछ डेंड्राइटिक सेल्स ऐसी भी होती है बच्चों जो बोन मैरो से डायरेक्ट बनकर आती है, और कुछ बोन मैरो से पहले मोनोसाइट्स में कन्वर्ट होती है और मोनोसाइट्स से बाद में। तो हमारे पास डेंड्राइटिक सेल्स के दो सोर्स होते हैं, ये डायरेक्टली बोन मैरो से भी बनकर आ सकती है, या फिर ये जो हमारे पास मोनोसाइट्स हैं उनसे भी ये कन्वर्ट हो सकती है। ओके, सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स हमारे पास दो तरह के हैं। पहले मोनोसाइट्स हो गए,
और अब हम बात करते हैं बच्चों लिम्फोसाइट्स के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट लिम्फोसाइट्स। आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो इम्यूनोलॉजी है उसकी जो मेन सेल्स है वो लिम्फोसाइट्स रहेगी, है ना। किसी भी फिल्म में जो हीरो और हीरोइन होते हैं वो आपका रोल यहाँ पर लिम्फोसाइट्स प्ले करेंगे। ये बाकी जितनी भी सेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स हर हर कैरेक्टर किसी मूवी में इम्पोर्टेंट होता है, चाहे उसका रोल छोटा हो या बड़ा हो। कैरेक्टर तो हर इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी ये जो मूवी है, इस मूवी में जो मेन हीरो जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो लिम्फोसाइट्स रहेंगे। बाकी सारे जो हैं साइड कैरेक्टर्स हैं। लिम्फोसाइट्स हमारे पास इम्यूनोलॉजी में सबसे मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। और दो तरह के हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चों। एक मेनली दो तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको अभी टोटल 3 तरह के लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एक होते हैं हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एक होंगे हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स और एक होंगे हमारे पास NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ओके, कम टू द बी लिम्फोसाइट्स। इन्हें हमने बी लिम्फोसाइट नाम इसलिए दिया बच्चों कि दे ओरिजिनेट, ध्यान से सुनना, दे ओरिजिनेट इन बोन मेरो एंड दे मैच्योर इन बोन मेरो। यानी कि इनका शॉर्ट में मुझे ये लिखना था कि दे ओरिजिनेट एंड मैच्योर इन बोन मेरो। तो इनमें इनका ओरिजिन भी बोन मेरो में होता है और इनका मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है वो भी बोन मेरो में होता है। दैट इज वाई दे आर गिवन नेम बी लिम्फोसाइट्स। करेक्ट। करते क्या है आगे जाके पढ़ूंगा, अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो हमारे मेन हीरो हीरोइन है, तो इनके बारे में तो बहुत कुछ पढ़ना है। तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। फिर भी एक बार हम यहाँ तो लिख लेते हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। करेक्ट, ये इनका मेन फंक्शन रहेगा। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब आप बोलोगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता क्या है, तो अभी हम नहीं पढ़ा है, आगे सब बताऊंगा मैं आपको। अभी थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है, आगे पढ़ने वाले हैं हम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। नाउ कम टू द टी लिम्फोसाइट्स। इनको ये नाम क्यों दिया, ध्यान से सुनना। दे ओरिजिनेट इन बोन मेरो but they mature in thymus। ओरिजिन देखो, कोई भी ब्लड सेल्स हो, चाहे वो प्लेटलेट हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, कोई भी, सभी ब्लड सेल्स का ओरिजिन तो बोन मेरो में ही होगा। और इस तरह से हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनका भी ओरिजिन और मैच्योरेशन बोन मेरो में होगा। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, आफ्टर ओरिजिनेटिंग इन द बोन मेरो थ्रू द ब्लड दे एंटर इनटू द थाइमस, और उनका जो मैच्योरेशन का प्रोसेस होगा वो थाइमस में होगा। एंड दैट्स व्हाई दे आर गिवन नेम टी लिम्फोसाइट्स। दे ओरिजिनेट इन बोन मेरो बट दे मैच्योर इन थाइमस। करेक्ट बच्चों। अब सुनिए आप, जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स होंगे ये फिर से 3 तरह के होंगे। एक होंगे टी सी सेल्स, है ना। टी सी लिम्फोसाइट्स तो है ही है, ये मैं लिम्फोसाइट्स हम बोलते नहीं हैं बार बार, इनको हम टी सी सेल्स बोल दें। और एक होंगे हमारे पास टी हेल्पर सेल्स, C4 साइटोटॉक्सिक्स। तो बेसिकली इनका नाम हो जाएगा, पूरा नाम है इनका साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। और शॉर्ट में हम इनको क्या बोल देते हैं, शॉर्ट में हम इनको टीसी सेल्स बोल देते हैं। दूसरी जो हमारे पास सेल्स है, टी हेल्पर सेल्स हैं, उनको हम हेल्पर टी सेल्स बोलते हैं। इनके बारे में हम आगे जाके और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टीसी सेल्स को हम CD8 सेल्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो बाद में बताया जाएगा,
लेकिन नाम याद रखें, TH सेल को हम CD4 सेल्स भी कहते हैं, CD4 सेल्स भी कहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम these टू मेन T सेल्स, TC सेल्स और T हेल्पर सेल, वी हैव वन मोर कैटेगरी ऑफ T लिम्फोसाइट्स। यहाँ मुझे ये थाइमस के नीचे यहाँ हमने क्या लिखा है, मैं इसको कर देता हूँ बच्चों। दिस इज अबाउट T lymphocytes. तो you have got two types of T lymphocytes so far, T helper cells और T cytotoxic cells, cytotoxic T cells। और मेरे पास जगह नहीं बची, मुझे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी बच्चों। थोड़ा सा इसको हम इधर खिसका लेते हैं ताकि मैं लिख सकूं कि हमारे पास ये दूसरी तरह की हो गई, और हमारे पास एक अभी और सेल है बच्चों जिसे हम जिसे हम टी सप्रेसर सेल कहेंगे, TS सेल्स। इधर लिख लेते हैं हम, सप्रेसर T लिम्फोसाइट्स। बच्चों बाकी जितनी भी सेल्स है वो सारी सेल्स आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, पर जो T सप्रेसर सेल्स है या सप्रेसर T सेल्स है, ये आपके इनहिबिट को सप्रेस करती है ना, ये उसको इनहिबिट करती है। इनहिबिट द इम्यून सिस्टम, ज़रूरत भी होती है बच्चों। कई बार क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाएगा, और हाइपर एक्टिव होकर वो कई बार हमारी जो ओन बॉडी, हमारी खुद की जो बॉडी की सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स होते हैं, उनके अगेंस्ट में भी, जैसे पर्टिकुलरली ऑटो इम्यून डिजीजेस में होता है। तो ये एक बैलेंस तो बॉडी में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इम्यून सिस्टम की सेल्स एक्टिवेटेड है तो कभी कभार उन्हें वापस सप्रेस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड द रोल ऑफ T सप्रेसर सेल इज़ दैट टू इनहिबिट द इम्यून सिस्टम। पर्टिकुलरली जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, प्रेगनेंसी के समय इम्यून सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि यूट्रस में एक फॉरेन बॉडी, पूरा एक फीटस जो है वो डेवलप है, तो उस जो यूट्राइन एनवायरनमेंट है वहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है वो इनहिबिट हो जाता है। वो इस वहाँ पे T सप्रेसर सेल उस समय पर्टिकुलरली इंक्रीज हो जाते हैं, और अदरवाइज भी T सप्रेसर सेल्स आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस करके रखते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं हो और किसी पर्सन की बॉडी में T सप्रेसर सेल का काउंट कम होगा तो उस पर्सन को ऑटो इम्यून डिजीजेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। व्हाट यू मीन बाय ऑटो इम्यून डिजीज? व्हेन योर ओन इम्यून सिस्टम develop a immune response against your own body cells or own body molecules, कि आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं, आपकी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपका इम्यून सिस्टम उनको फॉरेन समझने लगता है, फॉरेन बॉडी समझने लगता है, उनको एंटीजन समझने लगेगा और उनके ऊपर अटैक करने लगेगा और आपके ही ऑर्गन्स, टिश्यूज़ को डैमेज करेगा। तो हमें कोई ना कोई डिजीज़ होगी, और ऐसी डिजीज़ेस को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ेस कहेंगे। मैं चैप्टर के एंड में आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ेस की एक प्रॉपर लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा। और मीनवाइल अगर आपको याद हो तो, या आपके पास कुछ नॉलेज है, तो आप एक लिस्ट बनाने की तैयारी करें, लिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिजीजेस का नॉलेज अब तक आपको है। तो बच्चों अभी हमने देखा कि हमारे पास एक लिम्फोसाइट्स कौन कौन से हैं। तो वी हैव बी लिम्फोसाइट्स, वी हैव टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स हमारे पास दो तरह के हैं, बेसिकली तीन तरह के हैं, TC सेल्स, TH सेल्स और TS सेल्स, है ना। S फॉर सप्रेसर T सेल्स, H फॉर हेल्पर T सेल्स एंड C फॉर साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स। ये सब क्या करेंगे, इनका फंक्शंस क्या रहेगा, वो अभी हम धीरे धीरे आगे करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनको हम पढ़ेंगे। NK सेल्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी हमने सिर्फ सेल्स के बारे में बात करी है, इनके जो फंक्शंस होंगे वो सब धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ जाएंगे। चलिए एक बार आपको मैं रिकॉल करा दूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। वी स्टार्टेड विथ डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कराता है? आपको इम्यूनिटी आपका इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। आपका इम्यून सिस्टम किन चीज़ों से बना हुआ है? हमारा इम्यून सिस्टम लिम्फोइड ऑर्गन्स, कुछ टिश्यूज़,
कुछ सेल्स और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज से बना हुआ है। तो इनमें से अभी हमने सेल्स के बारे में बात की कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी सेल्स है, पर्टिकुलरली जो WBCs हैं वो सारे इम्यून सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ हमने डिफरेंट टाइप के जो WBCs हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। वी डिवाइडेड WBCs इनटू 2 कैटेगरीज, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। परसेंटेज याद रखना है आपको। आई थिंक मैंने बताया, लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे पास 20 to 25% हैं, और जो मोनोसाइट्स हैं वो हमारे पास 6 to 8% है। ये यहाँ बता रखा है मैंने, मोनोसाइट्स का परसेंटेज 6 to 8% है। न्यूट्रोफिल्स का 60 to 65% बताया, ये ऊपर हमारे पास लिस्ट है। ये देखिए एसिडोफिल्स 2 to 3% है, और बेसोफिल्स जो है वो 0.5 to 1%। सबसे कम क्वांटिटी में लीस्ट काउंट किनका है, बेसोफिल्स का। मैक्सिमम काउंट किसका है, न्यूट्रोफिल्स का है। और ध्यान रखें ये दोनों जो हैं, तीनों न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, दे आर ग्रेन्युलोसाइट्स।